लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सत्ता पर काबिज भी हो चुके हैं, किंतु इस बार आरएसएस और भाजपा के बीच तल्ख हुए रिश्तों की चर्चा भी खूब हुई है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उन पर सबसे तीखा प्रहार भी किया है। संघ परिवार के भीतर मची इस खींचतान का परिणाम यह है कि लोकतंत्र की जो बहस उसके बाहर उठी थी वह और भी तीव्र हुई है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की कठोर आलोचना संघ की छवि को बचाने और मोदी के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करने के लिए की है। इरादों और साजिशों की इन बहसों की क्रोनोलॉजी और उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर विचार करना ही होगा। उससे पहले यह बता देना जरूरी है कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या है। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के विकास वर्ग के समापन समारोह में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जा सकता है, वह मर्यादा से चलती है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि यह मैंने किया है, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषणों, पोस्टरों और बैनरों पर मोदी की गारंटी ही प्रमुख दिखाई दे रही थी। मोहन भागवत ने एक बात और भी कही। उनका कहना था, जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिस तरह से किसी की परवाह नहीं थी कि जो कुछ किया जा रहा है उसके कारण सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा है और बिना किसी कारण संघ को उसमें घसीटा गया, झूठ फैलाया गया। उनका कहना था कि चुनाव को युद्ध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वह एक प्रतिस्पर्धा है और इसमें जो दूसरा पक्ष है वह विरोधी पक्ष नहीं बल्कि प्रतिपक्ष है। संसद में दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। मणिपुर की हिंसा के बारे में भी दिया गया उनका बयान भी महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। पिछले 1 दशक से यह शांतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा है कि बंदूक की संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन यह फिर शुरू हो गया, इसलिए अभी भी चल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऊपरी तौर पर देखने पर यही लगता है कि मोहन भागवत उसी तरह से समावेशी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसकी बात गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, जेपी और डॉक्टर लोहिया कर रहे थे। मोदी और भागवत के लोकतंत्र में एक अंतर और भी है, वह बहुत गहरा है। मोदी जहां इस देश में कारपोरेट लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं, वहीं मोहन भागवत हिंदू लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। इन दोनों में अंतर होते हुए भी एक प्रकार का समझौता है और दोनों एक दूसरे का हाथ प्रेमी युगल की तरफ पकड़ कर चल रहे हैं। जिस तरह से प्रेमी युगलों में कभी झगड़ा होता है, वैसा ही झगड़ा इस दौरान उनका दिखाई पड़ रहा है। मोदी के कारपोरेट लोकतंत्र की खासियत यह है कि उसमें मोदी या देश का प्रधानमंत्री कारपोरेट कंपनी के सीईओ की तरह से काम करता है और दिन में 10 बार कपड़े भी बदलता है, नए नए विमान से चलता है और खूब विदेश यात्राएं करता है। वह कारपोरेट के विस्तार के लिए हर सार्वजनिक उपक्रम को बेचने के लिए तैयार रहता है और किसानों, मजदूरों और आदिवासियों के संसाधनों को छीनकर पूंजीपतियों के हवाले करना चाहता है। उसके बाद जो कुछ बचेगा उसे दान और गारंटी व कृपा के रूप में लोगों में मुफ्त राशन और सम्मान निधि के नाम पर बांटना जानता है। दूसरी ओर हिंदू लोकतंत्र की खासियत यह है कि वह भारत को हिंदुओं का देश मानता है और कहता है कि यहाँ लोकतंत्र इसलिए कायम है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू उदार हैं। वह धार्मिक प्रतीकों को राजनीति के औजार के तौर पर गढ़ता है और मानता है कि सरकार का कर्तव्य है कि हिंदू प्रतीकों और हितों को राष्ट्रीय बताकर उसे राष्ट्रवाद के आख्यान का हिस्सा बनाए। लेकिन इसी के साथ वो हिंदुओं के भीतर न तो समता का कोई आंदोलन चलाने का हिमायती है और न ही जाति व्यवस्था तोड़ने के सिद्धांत को मानता है, क्योंकि उसके अनुसार जातियां हिंदू समाज के अंग प्रत्यंग की तरह हैं और उनको तोड़ने का मतलब हिंदू समाज को तोड़ना है।
हिंदुत्व के आख्यान में चातुर्वर्ण की आलोचना नहीं है, बल्कि उसका स्वीकार्य है। वह गांधी और अंबेडकर के फोटो पर माला चढ़ाते हुए, उन्हें प्रातः स्मरणीय बनाते हुए भी न तो हिंद स्वराज के प्रति आदर रखता है और न ही जाति के समूल नाश के प्रति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने ढंग से सोशल इंजीनियरिंग करता है और सोचता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के स्वाभिमान की बातें करके और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाकर वह सामाजिक विभेद को ढक देगा। उसने एक हद तक यह भी काम किया है और बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ी जातियों का उसके प्रति बढ़ा झुकाव इसका प्रमाण भी है। लेकिन 2024 के चुनाव ने उजागर कर दिया कि संघ संवैधानिक मूल्यों का हिमायती नहीं है और सामाजिक बराबरी में यकीन नहीं रखता। दलितों, पिछड़ों ने कई स्थानों और विशेषकर उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मोदी और भाजपा की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ विद्रोह किया है, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक आख्यान के विरुद्ध विद्रोह किया है जो राम राज्य के बहाने वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। इसीलिए अयोध्या में ऐसा कहने वाले तमाम लोग दिखाई और सुनाई पड़ते हैं कि चातुर्वर्ण में बुरा क्या है जिसे अंबेडकर तोड़ना चाहते थे। इसलिए यहाँ यह कहना लाजमी है कि हमें कौन सा लोकतंत्र चाहिए। यहाँ फिल्म जॉली एलएलबी 2 का अक्षय कुमार का वह डायलॉग याद आता है कि जिस किसी ने कहा है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वह दुनिया का सबसे जाहिल व्यक्ति रहा होगा। हमें न तो आतंकवादी इकलाब कादरी चाहिए और न ही पुलिस अधिकारी सूरज देव सिंह चाहिए। हमें दोनों नहीं चाहिए। सवाल उठता है कि हमें चाहिए क्या? हमें वह लोकतंत्र चाहिए जिसकी वकालत गांधी, अंबेडकर और लोहिया करते थे। यदि वह भटकेगा तो किधर जाएगा? यह जानना जरूरी है कि गांधी, लोहिया और अंबेडकर क्या कहते थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत साफ तरीके से जानते थे कि इस समाज में लोकतंत्र नहीं है। वह महज एक व्यक्ति और एक वोट से कायम नहीं हो सकता है। वह तभी कायम हो सकता है जब समाज और विशेषकर हिंदू समाज जाति व्यवस्था के भीतर जमा श्रेष्ठता का भाव छोड़े। लेकिन सिर्फ सामाजिक बराबरी ही काफी नहीं है। बराबरी आर्थिक स्तर पर भी होनी चाहिए और वह उनके दस्तावेज स्टेट एंड माइनॉरिटीज में संकलित है। उसी को उन्होंने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में डालने की कोशिश की है। बराबरी की इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए लोहिया लोगों की आय में अधिकतम 1 और 10 का अंतर चाहते थे। आज तो 1 और 1 करोड़ का अंतर हो चुका है। सामाजिक आर्थिक बराबरी का यह अवधारणा संविधान के 3 और 4 अध्याय में संकलित भी है, लेकिन वह तब तक फलीभूत नहीं हो सकती जब तक गेल आम्बेड के शब्दों में नव लोकतांत्रिक या जनवादी क्रांति न हो। यह क्रांति जाति व्यवस्था के विरुद्ध जरूरी है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के समूल नाश में दर्ज किया है तो डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ों में। इसे ही गांधी ने एक वर्ण में विश्वास के साथ संस्कृति दी थी। लेकिन इन सबसे ऊपर है बंधुत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्रता और समता से भी बड़ा मूल्य बताया है और बाकी दोनों को इसी पर निर्भर कहा है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने कारपोरेट राजनीति की है, प्रतीकों की राजनीति की है। धार्मिक स्थलों का विकास तो हुआ, लेकिन कारपोरेट की तर्ज पर। काशी हो या अयोध्या, हर जगह बड़े कारपोरेट घरानों की एंट्री दी गई। स्थानीय पहचान को आधुनिकता के नाम पर खत्म करने का प्रयास भी हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों के समावेश वे स्थानीय भयभीत हुए। राजनीति कोई युद्ध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना है। लोकतंत्र में सब कुछ जायज नहीं होता। समाज को तोड़कर कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। मोदी का लोकतंत्र राम के नाम पर वोट तो चाहता है, किंतु राम के आदर्शों को आत्मसात नहीं करना चाहता। राम के राज में असमानता नहीं थी। राम की राजनीति तोड़ने नहीं जोड़ने में यकीन करती थी। शायद अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।